हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 11th क्लास केमिस्ट्री में हमने करवाया था इससे पहले। आज हम देखेंगे इस वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम के बारे में जो सबसे पहले संकल्पनाएं दी गई वो दी गई डाल्टन्स के द्वारा, जो रिटर्न फॉर्म में है। हालांकि इससे पहले हमारी इंडिया में महर्षि कणाद थे जिन्होंने बताया था, लेकिन डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल है, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, ये हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट रिटर्न थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डाल्टन ने क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम। दूसरा, जितने भी एटम्स होते हैं, ऑल द एटम्स, किसी भी चीज के, किसी एक एलिमेंट के, किसी एक चीज के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सभी रिस्पेक्ट में, यानी साइज में, शेप में, मास में, ठीक है ना, सब में वो सेम मिलेंगे। तीसरी चीज, अगर अलग अलग चीजों के एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं, तो उनका साइज, शेप वगैरह ये सारी चीज डिफरेंट है। एटम्स जो होते हैं ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। हो सकता है सिमिलर एटम भी कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एटम भी कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो कैसे कंबाइन होते हैं? फिक्स एंड होल नंबर रेशियो में, फिक्स एंड होल नंबर रेशियो में। और जब ये कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं कंपाउंड एटम या मॉलिक्यूल। ऐसी बात नहीं कि एटम जो है एक ही फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। अगले पॉइंट में डाल्टन ने क्या बताया कि एटम ऑफ टू एलिमेंट्स में आल्सो कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज, अलग अलग रेशियो में भी कंबाइन होते हैं। लेकिन अगर वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो भी अलग बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन निकालते हैं। बेटा अगर कार्बन रेशियो ऑक्सीजन आप निकालते हैं 12:16 या 3:4 तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। लेकिन 12:32 या 3:8 अगर इस रेशियो में कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो रेशियो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर रेशियो डिफरेंट हो गया तो कंपाउंड अलग बन जाएगा। Atoms are the smallest particle that take part in chemical reaction. अगला, एटम neither be created nor be destroyed। ये तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। लेकिन जब और ज्यादा एडवांस स्टडीज हुई साइंस में, केमिस्ट्री में, तो उसमें ये जो इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, इन पोस्टुलेट्स में बहुत कुछ बदलाव करना पड़ा। और उस जो नई मॉडर्न थ्योरी आई उसको कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसको मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम, दैट इज इंडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब जो एटम है उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमको जानकारी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरी चीज इसने क्या बताया था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। जब हम आइसोटोप की बात करते हैं तो आइसोटोप के केस में क्या हो जाता है, एटम तो सेम चीज का है, एटम सेम एलिमेंट का है, लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग अलग मिलता है। फिर इसने क्या कहा, एटम्स आर डिफरेंट, एलिमेंट आर डिफरेंट। ऐसा भी नहीं। आइसोबार, आइसोबार के बारे में आपने पढ़ा है कि एटम तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, लेकिन उनका एटॉमिक मास सेम हो जाता है। दूसरा, इसने क्या बताया कि एटम्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। लेकिन आजकल ऐसे भी कंपाउंड हमने ज्ञात है, जैसे हाइड्राइड हो गए, ऑक्साइड हो गए, खास करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जिनका जो कंपाउंड है उनमें रेशियो होल नंबर की बजाय फ्रैक्शनल होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो थ्योरीज है इनमें कुछ कमियां आई और इस कमी को यहां पे सुधारा गया है, जिसको हम मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा अब अगला जो लॉ है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ।
या बर्जीलियस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो बच्चों एवोगैड्रो में क्या था कि एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो भी बताई, और एक आपने इससे पहले लॉ पढ़ा था गैलिसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इन दोनों को बहुत अच्छे से स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसने अपना एक लॉ दिया। उसने क्या पढ़ा कि एवोगैड्रो गैलिसाक्स लॉ क्या कहता है कि जब गैसेज एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, जब गैसेज एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो उनके वॉल्यूम्स जो होते हैं उनमें रेशियो होता है, होल नंबर रेशियो। ये तो गैलिसाक्स लॉ था। अच्छा, डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने ये बताया कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है और इस मॉलिक्यूल में भी होल नंबर रेशियो होता है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करके देखिए, गैस कंबाइन होती है तो वॉल्यूम में होल नंबर रेशियो, एटम कंबाइन होते हैं तो एटम के उसमें नंबर में भी होल नंबर रेशियो होता है। तो जब इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया तो इनके बीच में एक रिलेशन निकलता है कि इसका मतलब कि हर एक गैस के वॉल्यूम का रिलेशन कहीं ना कहीं एटम्स से है, नंबर ऑफ एटम्स से है। और इस चीज को जब उसने एक्सप्लेन किया एवोगैड्रो ने, तो अपनी एक हाइपोथेसिस एवोगैड्रो से पहले बर्जीलियस ने दी थी, लेकिन उस टाइम पे उसने कुछ इसका रिटर्न जो है प्रूफ नहीं दिया। बाद में एवोगैड्रो ने क्या बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। यानी किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम जो है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या भी सेम होगी। ठीक है, यानी अगर गैस कोई सी भी हो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, मीथेन ले लो, एसिटिलीन ले लो, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखो और वॉल्यूम सेम रखो। अगर तीनों चीजें सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम मिलेंगे। किसने बताया? एवोगैड्रो ने। ठीक है, और इस संकल्पना को, इस हाइपोथेसिस को यूज करके हम किसी भी गैस की एटॉमिसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी हाइपोथेसिस के आधार पे वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास, इनके बीच में रिलेशन निकाला जाता है। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी एक्चुअली किसी भी गैस की रिलेटिव डेंसिटी है। किससे रिलेटिव होती है? हाइड्रोजन से। यानी किसी गैस की हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी होगी वो उसकी वेपर डेंसिटी कहलाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको लिखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। किसी भी गैस के 1 ml का मास क्या कहलाता है? उसकी डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या लेते हो आप? ग्राम पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर गैस का मास क्या है? डेंसिटी है। तो डेंसिटी ऑफ गैस को हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। क्योंकि ऊपर आपको गैस की डेंसिटी लेनी है, नीचे हाइड्रोजन की। अच्छा, अब यहां पे एवोगैड्रो लगाइए। एवोगैड्रो क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। इसका मतलब कि अगर इस वॉल्यूम में n पार्टिकल है गैस में तो हाइड्रोजन के अंदर भी, हाइड्रोजन के भी कितने पार्टिकल होंगे? सेम वॉल्यूम है तो सेम पार्टिकल होंगे। तो हमने मान लिया कि इतने वॉल्यूम में कितने n मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अगर इस गैस में n मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन में भी n मॉलिक्यूल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब n से n क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं तो 1 आ गया यहां पे। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? ऊपर हो गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और एक मॉलिक्यूल के मास को आप क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और नीचे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया?
मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से एवोगैड्रो लॉ, बर्जीलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इसके ऊपर कल आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे बेटा। आज की वीडियो में आप ये डेरिवेशन और ये एवोगैड्रो लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करेंगे। थैंक यू।